नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। प्रकृति का एक नियम है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो ताकतवर है वही सर्वाइव करेगा, वही जीवित रहेगा। ये प्राणियों के बारे में भी है और ये संगठनों के बारे में भी है और ये राजनीतिक दलों के बारे में भी। एक फ़र्क होता है राजनीतिक दलों के मामले में कि राजनीतिक दल खत्म नहीं होते, वो इर्रेलेवेंट हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं समय के साथ। और अप्रासंगिक उन्हें बनाता कौन है? उनके विरोधी नहीं बनाते। उनमें इतनी ताकत नहीं होती कि किसी दूसरे दल को वो इर्रेलेवेंट बना सके। उनको इर्रेलेवेंट बनाते हैं उनके समर्थक, जो उन्हें यहाँ तक लेकर आए हैं, जिन्होंने उनको बढ़ाया, जिन्होंने उनको सर माथे पर बिठाया। वही जब माथे से उतार कर पैर के नीचे रौंदने का फैसला करते हैं तब वो इर्रेलेवेंट हो जाते हैं। लेकिन मुश्किल एक है कि नेता जो है उसको वो इस बात को पहले तो समझता नहीं, जब समझ जाता है तो उसको स्वीकार नहीं करता। उसकी स्थिति ये होती है कि वो डिनायल मोड में चला जाता है। उसको विश्वास ही नहीं होता है कि जो लोग हमको सर माथे बिठा रहे थे वो हमको पैरों से रौंदेंगे, ये कैसे हो सकता है। वो मानने को तैयार नहीं होता। ये सच्चाई नहीं हो सकती, ये भ्रम है, दूसरे लोगों का भ्रम है और दूसरे लोग हमारे विरोधी हैं, उनका भ्रम है। वो फैला रहे हैं इस बात को, इस दुष्प्रचार में वो शामिल हैं कि हम जो है अब हमारा कोई महत्व नहीं रह गया हमारे समर्थकों की नज़र में। तो जब नेता और उसकी पार्टी से उसके समर्थकों का मोह भंग हो जाता है तब ये स्थिति आती है। और जब ये स्थिति आती है तो नेता को इस बात का यकीन नहीं होता कि उसके पैरों तले ज़मीन खिसक चुकी है। उसको लगता है कि नहीं, मैं तो अपना पैर जमा कर खड़ा हूँ ज़मीन पर और मेरी ज़मीन उसी तरह से है। तो अपने देश में कुछ राजनीतिक दल भी वैसे होते हैं, हमेशा से होते रहे हैं, आज भी हैं। ऐसे 8 राजनीतिक दलों का चुनाव किया है मैंने, जो लोकसभा के 2024 के चुनाव के बाद अप्रासंगिक या इर्रेलेवेंट हो सकते हैं। प्रबल संभावना है। कोई भविष्यवक्ता नहीं है इसलिए भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि ऐसा हो ही जाएगा। लेकिन जो आसार हैं, जो तथ्य हैं, जो परिस्थितियां हैं, जिस तरह का उनका जनाधार है, जिस तरह से उनका जनाधार लगातार गिर रहा है, जिस तरह से समर्थक लगातार छोड़ रहे हैं, जिस तरह से उनकी स्थिति चुनाव दर चुनाव खराब होती जा रही है, इन सब बातों को अगर इनको ध्यान दें इन सब पर, तो आपको समझ में आएगा कि ये दल अब ज़्यादा समय तक चल नहीं सकते। इनकी सांसें अटकने लगी हैं, रुकने लगी हैं। रुक रुक कर सांस लेते हैं, कभी बीच में थोड़ा सा कुछ मिल जाता है, कोई संजीवनी मिल जाती है तो उनको लगता है कि नहीं नहीं, पुराना मामला भी चल रहा है, पुराना ज़माना ख़त्म नहीं हुआ है। लेकिन वो वास्तविकता नहीं होती। जैसे रेगिस्तान में मरीचिका देखकर लगता है, भ्रम होता है कि पानी है वहाँ पर, इसी तरह से उनको लगता है कि इनका समय आने वाला है। तो इस सूची में पहला नाम है, पार्टियों की इस सूची में 8 पार्टियां हैं। बहुजन समाज पार्टी BSP, जिसकी नेता है मायावती। अब आप कहेंगे कि राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा है, अभी कुछ दिन पहले बताया कि तमाम राज्यों में जनाधार है, फिर ये पार्टी कैसे ख़त्म हो जाएगी, कैसे इर्रेलेवेंट हो जाएगी, कैसे एक चुनाव के आधार पर ये कह सकते हैं कि ये इसकी प्रासंगिकता समाप्त हो जाएगी। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का या किसी भी पार्टी के बारे में जब इस तरह से बात करें तो उसका ग्राफ देखना चाहिए और इलेक्टोरल सक्सेस या फेल्योर का ग्राफ देखकर समझ में आता है कि पार्टी किस ओर जा रही है। 2007 ऐसा साल था जब बहुजन समाज पार्टी अपनी लोकप्रियता के शिखर पर थी। उसको 206 सीटें मिली 403 में से उत्तर प्रदेश विधानसभा में। पूर्ण बहुमत मिला, अकेले मिला। 5 साल मायावती मुख्यमंत्री रहीं और उस सफलता के बाद बहुजन समाज पार्टी का ग्राफ अगर आप देखेंगे तो ऐसे नीचे आ रहा है, कहीं बीच में रुकता नहीं है। एक 2019 का अपवाद छोड़ दें जब गठबंधन हो गया था सपा से, तो उसके अलावा लगातार गिरता रहा है। 2007 के बाद 2009 के लोकसभा चुनाव में 19 सीटें थीं। उससे पहले 2004 के चुनाव में 2009 में 20 सीटें मिली, जबकि लेफ्ट पार्टीज़ और कुछ और पार्टियां मिलकर मायावती को प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही थी। तब ये हुआ। लेफ्ट अलग हो चुका था कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से न्यूक्लियर डील के मुद्दे पर। उसके बाद उन्होंने
मायावती की पालकी उठा ली थी, लेकिन वो सब कुछ काम नहीं आया। 2009 के बाद 2012 आया, जब मायावती की पार्टी की विधानसभा सदस्यों की संख्या 1/3 रह गई। उसके बाद 2014 आया लोकसभा चुनाव, जब उसके लोकसभा सदस्यों की संख्या 0 हो गई। फिर आया 2017 विधानसभा चुनाव, जब उसके विधानसभा सदस्यों की संख्या 17 रह गई। फिर आया 2019, उसमें समाजवादी पार्टी से अलायंस हो गया, मुस्लिम वोट मिले, उसकी वजह से 10 सीटें लोकसभा की बीएसपी जीत गई। लेकिन उसके अगले ही चुनाव में, यानी 2022 के विधानसभा चुनाव में असलियत सामने आ गई। बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी और उसकी सिर्फ 1 सीट आई। 403 सदस्यों की विधानसभा में 1 सीट उस पार्टी की जो 2007 में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए, उसका वोट शेयर जो है वो 29-30% से घटते घटते 12.5% पर आ गया। तो इससे आप समझिए कि 2024 उसके लिए, बहुजन समाज पार्टी के लिए डू और डाई वाला मामला है, करो या मरो। अगर इसमें सरवाइव करेगी तो आगे कुछ संभावना बनेगी, नहीं तो वो चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में एक पार्टी के रूप में मौजूद रहेगी, राष्ट्रीय पार्टी बनी रहेगी। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी के लिए जो ज़रूरत है अलग अलग, कम से कम 4 राज्यों में जितने % वोट की, उतना उसको मिलता रहेगा। उससे न कोई विधायक बना सकती है, न सांसद बना सकती है, न किसी की मदद कर सकती है। तो 2024 बहुजन समाज पार्टी और मायावती दोनों के सर्वाइवल का सवाल है। दूसरी पार्टी जनता दल यूनाइटेड। अब आप कहेंगे जिसका मुख्यमंत्री है अभी, जो 17 साल से मुख्यमंत्री है, उसकी पार्टी के लिए आप इस तरह की बात कैसे कर सकते हैं? तो फिर कह रहा हूं कि ग्राफ देखिए। 2005 में मुख्यमंत्री बने, भाजपा के समर्थन से, भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाई नीतीश कुमार ने। 2010 में उनकी पार्टी अपनी लोकप्रियता के शिखर पे थी, जब उसको सबसे ज़्यादा सीटें मिली। बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड को मिलाकर 206 सीटें मिली थी 243 की विधानसभा में 2010 में। वो दिन और आज का दिन कभी 2010 नीतीश कुमार की ज़िंदगी में लौटकर नहीं आया। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो उनकी पार्टी के विधायकों की संख्या और उनका वोट प्रतिशत दोनों लगातार गिरता गया है। अब पिछले विधानसभा चुनाव में जो 2020 में हुआ, उसमें उनके विधायकों की संख्या 43 पर आ गई। और ये 43 भी इसलिए आ गई कि बीजेपी के साथ गठबंधन था। अगर अकेले लड़े होते तो ये 43 का 14 होता या 4 होता, कहना मुश्किल है। लेकिन नीतीश कुमार की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है, उनका जनाधार घटता जा रहा है। उन्होंने जो अपने लिए एक वोट बैंक बनाया था, पसमानदा मुसलमान, लव कुश का समीकरण, अति पिछड़ों को जोड़ना, और उसके अलावा जो है महादलित, ये सब जो बनाया था वो धीरे धीरे सब तीतर बितर हो गया। अब उनके साथ उनका कुर्मी समाज सिर्फ खड़ा है, उसके अलावा कोई और उनके साथ है नहीं। ये बात राष्ट्रीय जनता दल को भी पता है, इसीलिए आरजेडी निश्चिंत है। उसको मालूम है कि नीतीश कुमार की नुकसान करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। वो चाहें भी तो नहीं कर सकते और उनके विकल्प भी खत्म हो चुके हैं। वो चाहें भी तो अब लौटकर बीजेपी के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि बीजेपी के लिए अब वो लाइबिलिटी हैं। जब असेट हुआ करते थे तब अलग बात थी, लेकिन आज वो बीजेपी के लिए लाइबिलिटी हैं, तो बीजेपी नहीं लेने वाली उनको। तो आरजेडी के साथ रहने के अलावा, आरजेडी के रहमो करम पर रहने के अलावा उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। और उनके जो 16 लोकसभा सदस्य जीते थे वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर जीते थे। महाराष्ट्र में जो हुआ आपने देखा है, उसका असर जल्दी ही बिहार पर पड़ने वाला है। वो जो 16 लोकसभा सदस्य हैं, उनको मालूम है कि अगर मोदी का नाम नहीं मिलेगा तो उनके लिए जीतना मुश्किल होगा, तो वहाँ भगदड़ मचेगी। और कोई आश्चर्य नहीं कि विधायक दल में भी भगदड़ मचे, क्योंकि अगर चुनने का मौका आएगा, पार्टी से निकलकर आरजेडी के साथ जाएं या बीजेपी के साथ जाएं,
जेडीयू के विधायकों की बात कर रहा हूँ, तो बीजेपी के साथ जाना ज़्यादातर पसंद करेंगे। तो इसलिए नीतीश कुमार की स्थिति जो है और उनकी पार्टी 2024 तय करेगी कि नीतीश कुमार का राजनीतिक भविष्य क्या है और उनकी पार्टी कहाँ होगी। 2025 का चुनाव लड़ने लायक रहेगी भी कि नहीं, ये भी कहना मुश्किल है। तीसरी और चौथी पार्टी को एक साथ ले लेते हैं कि दोनों जुड़े हुए दयार हैं, दोनों में कुछ बचा नहीं है। एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सेना। एनसीपी में अभी ताज़ा बगावत हुई है। अजीत पवार पूरी पार्टी लेकर चले गए। उनका दावा है कि वो वही असल में असली एनसीपी हैं, जैसे एकनाथ शिंदे ने दावा किया और चुनाव आयोग से केस जीत कर आए कि वही असली शिवसेना है। जो हश्र उद्धव ठाकरे का हुआ था वही शरद पवार का होना है। तो शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे की सेना, इन दोनों का भविष्य 2024 के लोकसभा चुनाव पर निर्भर है। और ये ऐसे बगीचे बन चुके हैं जिनमें कभी बाहर आने की उम्मीद नज़र नहीं आती है। तो ये दोनों पार्टियां, मुझे नहीं लगता कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद राजनीतिक रूप से प्रासंगिक रह जाएंगी। फिर पांचवी और छठी पार्टी को भी साथ ले लेते हैं। एक ही राज्य की दोनों पार्टियां, वो है एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी। ये ऐसी पार्टियां हैं, ऐसे राजनीतिक दल हैं जिनकी यूज बाय डेट खत्म हो चुकी है, एक्सपायरी डेट खत्म हो चुकी है। अब इनको कोई पूछने वाला नहीं है। लगभग 5 साल होने जा रहे हैं जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं। जम्मू कश्मीर में जब से अनुच्छेद 370 खत्म हुआ है, ग्रास रूट से एक नई लीडरशिप उभर रही है। वो कितनी जल्दी तैयार होकर राज्य के स्तर पर आएगी कहना मुश्किल है, लेकिन इन दोनों पार्टियों की ओर कोई देखने को तैयार नहीं है। ये वही पार्टियां हैं जो कहती थी कि अनुच्छेद 370 हटाया तो भारत का झंडा कोई उठाने वाला नहीं होगा, खून की नदियां बह जाएंगी, पाकिस्तान ऐसा करेगा, चीन वैसा करेगा। न पाकिस्तान कुछ कर पाया, न चीन कुछ कर पाया। खून की तो छोड़िए, पानी की जो नदी बह रही थी वो अपनी अविरल धारा के साथ उसी तरह से बह रही है। कश्मीर के लोग 370 के खात्मे के बाद विकास की नदी में डुबकी लगा रहे हैं। ये दोनों पार्टियां अभी तक इसलिए बनी हुई हैं कि चुनाव नहीं हुआ। चुनाव का मतलब है इनका हाशिए पर चला जाना, इनका इररिलेवेंट हो जाना, इनका अप्रासंगिक हो जाना। तो 2024 का चुनाव इन दोनों पार्टियों के लिए एक तरह से कहिए चुनावी राजनीति की दृष्टि से अगर महत्व देखें तो वो आखिरी मौका होगा। अब मैं जिन दो आखिरी पार्टियों की बात करने जा रहा हूँ उनके बारे में सुनकर आपको थोड़ा आश्चर्य होगा कि इस सूची में ये दो पार्टियों का नाम कैसे आया। उसमें से पहली पार्टी है उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी। अब आप कहेंगे जिसके विधानसभा में 125 विधायक हों साथियों को मिलाकर, और जिसके 5 लोकसभा सदस्य हैं, जिसको अभी विधानसभा चुनाव में 40% के करीब वोट मिले, उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं। तो 2014, 2017, 2019, 2022 ये 4 चुनाव लगातार अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी हार चुकी है। उसके पास जनाधार के नाम पर बचा हुआ है मुस्लिम और यादव। यादव बहुत लंबे समय तक सत्ता से बाहर नहीं रह सकता। सत्ता से बाहर जब मैं कह रहा हूँ तो केवल सरकार की बात नहीं है। मुलायम सिंह के समय जब सत्ता से बाहर भी थे वो, तब भी यादव अपने को एम्पावर्ड महसूस करता था। उसको लगता था कि हम सत्ता में हैं और मुलायम सिंह यादव उसके साथ खड़े हैं। आज अखिलेश के बारे में वो ऐसा नहीं कह सकता। तो वहाँ 2024 के बाद पुनर्विचार शुरू होगा, और पुनर्विचार शुरू होगा उनके दूसरे कोर वोट बैंक मुसलमानों में भी। उसमें पुनर्विचार अभी से है, लेकिन उनके सामने कोई विकल्प नहीं है। लेकिन यादवों के सामने विकल्प है बीजेपी के रूप में, क्योंकि पढ़ा लिखा जो नवयुवक है यादव समाज का, वो बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहा है। उसने 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कुछ मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में नहीं, कुछ मात्रा में बीजेपी को वोट दिया था। वो इस बार भी लोकसभा चुनाव में कम से कम बीजेपी की तरफ खींचेगा। तो अखिलेश यादव के लिए ये 5वीं हार एक तरह से उनके राजनीतिक ताबूत की आखिरी कील साबित हो सकती है। उत्तर प्रदेश विपक्ष विहीन हो सकता है, इस संभावना या आशंका से इनकार नहीं कर सकते आप। और आखिरी पार्टी वो सबसे विस्फोटक नाम है,
उसका नाम है आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल की। आप कहेंगे एक ही पार्टी है कांग्रेस के अलावा जिसकी दो दो राज्यों में सरकार है। दिल्ली में जो है प्रचंड बहुमत है, इसी तरह से पंजाब में प्रचंड बहुमत से अभी जीत कर आई है 2022 में ही। बिल्कुल सही बात है, लेकिन लगातार 2 लोकसभा चुनाव में सफाया हो चुका है आम आदमी पार्टी का, दिल्ली और पंजाब दोनों में। पहले 2014 में तो फिर भी 4 सीटें आ गई थी पंजाब से, लेकिन उसके बाद एक ही सीट आई थी। और अगर 2024 में भी उसको लोकसभा की सीटें नहीं मिलती हैं तो अरविंद केजरीवाल की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा तो खत्म हो जाएगी, उस पर ताला लग जाएगा और जो क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा है वहाँ कमज़ोरी शुरू हो जाएगी। कमज़ोरी तो दिल्ली में अभी से शुरू हो गई है। पंजाब में भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं, लेकिन जिस दिन शपथ ली उसी दिन से वो सेकंड चीफ मिनिस्टर है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर पंजाब के अरविंद केजरीवाल हैं। तो इस तरह से जो है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप जैसे नहीं चलती है, उसी तरह से ये लॉन्ग डिस्टेंस गवर्नेंस भी नहीं चलती है। तो पंजाब में आम आदमी पार्टी की स्थिति और दिल्ली में उसकी स्थिति सुधरने की बजाय खराब होने वाली है। 2024 उसके लिए एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट, प्रस्थान बिंदु हो सकता है। बाकी 7 पार्टियों की तरह से मैं ये नहीं कहूँगा कि 2024 के बाद ये हाशिए पर चली जाएगी आम आदमी पार्टी या अप्रासंगिक हो जाएगी, लेकिन उस रास्ते की ओर आगे बढ़ जाएगी। तो आप इस बात को समझिए कि 2024 का लोकसभा चुनाव बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन लेकर आएगा। देश में जो परिवर्तन होगा उसकी आगे बात करूंगा, किस तरह का परिवर्तन हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, क्या संभावनाएं हैं। लेकिन इन पार्टियों के लिए ये चुनाव जो है वो एक तरह से अस्तित्व का सवाल है। बचेगा कि नहीं बचेगा, बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, ये सवाल उनके सामने है 2024 लोकसभा चुनाव तक। देखिए नतीजा क्या आता है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।